कि आपने 4 अटेम्प्ट दे दिए हाँ। और आपने जब भी प्रीलिम्स क्रैक किया आपने इंटरव्यू तक आप गए। तो ये प्रीलिम्स में कैसे प्रॉब्लम होता था? जब आपने प्रीलिम्स आपकी क्रैक नहीं हुई, आपको क्या लगता था? क्या कमियाँ रहती थी तब? क्योंकि हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस से हैं, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट, हमारी पढ़ाई की आदत चली जाती है। फाउंडेशन वगैरह मैंने कुछ नहीं लिया था। आई परचेज द नोट्स एंड आई जस्ट वेंट थ्रू द स्टैंडर्ड बुक्स फॉर इट। अदर देन दैट नथिंग, इट वाज प्योरली ऑन माय इंटरेस्ट एंड बस टेस्ट सीरीज का ही मतलब जीएस के लिए भी कोई कोचिंग नहीं, ऑप्शनल के लिए भी नहीं? नहीं। So जैसे अभी आपने बोला कि स्वेट मोर इन प्रैक्टिस सो दैट यू ब्लीड लेस एंड Less. बेटर। सो इसके लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस रहती है जो डेली, फिर फुल लेंथ वाला, ये सब बहुत ज़रूरी होता है मेंस की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन आंसर राइटिंग बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब स्पेशली स्टार्ट करना, कि एक आंसर लिखने में भी इतना टाइम लगता है और वो पहला आंसर कंप्लीट होता ही नहीं कभी। Instead of thinking कि I have a knowledge of this question, start thinking about the logic of the question. कि ये लॉजिकली क्यों पूछा जा रहा है मेरे से। Some questions are not meant to be answered, ठीक है, बट वो ट्रैप्स होता है, उसी को हम ट्रैप्स कहते हैं ना। Some questions are not meant to be answered, और मैं बैठ के यहाँ पे 100 अटेम्प्ट करके आता था। मेक श्योर दिस ही, इंट्रोडक्शन को गेम चेंजर बनाना है। फर्स्ट पेज हैज टू बी अ गेम चेंजर। जितना डायग्राम वायग्राम डालना है ना उसी में डालो, फ्लो चार्ट्स वगैरह जो भी करना है उसी में डालो। योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट वन। पहले बोलते थे ह्यूमैनिटीज वाले पैराग्राफ्स में लिखते हैं, बट अब वो भी लिखते हैं पॉइंट्स में। तो दैट इज वन स्टेप। आज अगर कोई ह्यूमैनिटीज वाला भी क्लियर कर रहा है, एक्सेप्ट फॉर मे बी 1 or 2, एवरीबडी इज राइटिंग इन पॉइंट्स। प्रैक्टिकली तो एवरीबडी इज चेंजिंग देयर पैटर्न। ये एज्यूम कर देना है, पेपर देख के डरना नहीं है कि प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि यार ये आता नहीं है, मैं क्यों टेस्ट दे रहा हूँ। ये मैं लिख देता था। फर्स्ट आंसर में दिक्कत होती थी तो मैं वो आंसर चूज करता था जो मुझे सबसे अच्छा पता है। इट्स अबाउट गेटिंग योर इंजन्स इन पावर, कि मुझे क्लियर करना है। और मैं पढ़ के इतना आया हूँ, आई नो 4 लोग मेरे बगल में जो है वो मेरी तरह आंसर नहीं लिख रहे हैं। कंटेंट शायद सेम लिख रहे हैं, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, ठीक है। द वे आई एम प्रेजेंटिंग द आंसर्स, द इंट्रोडक्शन आई एम राइटिंग, आई नो नोबडी कैन राइट दैट। मेरे को दोनों बार वो बोर्ड्स मिले जो हमेशा बोला जाता है कि तुम तो गए, अच्छा। ठीक है, दोनों बार, बट इट वाज नॉट बैड। आई गॉट रियली गुड मार्क्स आउट ऑफ इट। फर्स्ट टाइम आई गॉट उस लेवल, उस बोर्ड के हिसाब से 175, और वो देते ही थे 185 हाईएस्ट। और द लास्ट टाइम आई वेंट, उनका एवरेज ही होता था 150, वहाँ आई गॉट 195। मर तो नहीं जाओगे ना, 6 अटेम्प्ट है, 6 अटेम्प्ट नहीं हुए तो कुछ तो करोगे ना। तो वही अभी से सोच लो। वेलकम टू हॉट टॉक्स। आज हमारे साथ है अभिरूप सर, जिन्होंने 4 यूपीएससी के अटेम्प्ट दे दिए, उनमें से उन्होंने 2 बार इंटरव्यू भी दे दिया है। तो आज यही उनके जो वैल्यूएबल इनसाइट्स है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू। वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो सर एक मतलब एक ब्रीफ ओवरव्यू देंगे आपके मतलब बैकग्राउंड का, कि कॉलेज कहाँ से किया आपने फिर? सो मैं इंजीनियरिंग की है मैंने। आई एम अ बीटेक फ्रॉम एनआईटी दुर्गापुर, एंड सिविल इंजीनियरिंग में की है, तो कंप्लीटली अनरिलेटेड टू माय यूपीएससी जर्नी। एंड उसके बाद ही मैं यूपीएससी जर्नी में आ गया हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीटली इस जर्नी में था, आई वाज आल्सो वर्किंग समटाइम्स पार्ट टाइम, समटाइम्स, एंड फॉर द लास्ट 4 5 years फुल टाइम ही हूँ मैं अभी। So yeah, in between that, I had given UPSC 4 times, and 2 times I couldn't clear the prelims, and 2 times I went till the interview. And the last interview that I gave was last year. 2022 वाला मेंस क्लियर किया था, और 23 में मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो यूपीएससी का डिसीजन कैसा है आपके मन में? एक्चुअली क्या है, मेरे जो फादर हैं और मेरे ग्रैंडफादर हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में, और मेरे फादर अभी भी हैं, इन्होंने, दे हैव बीन इन द सर्विसेज। अच्छा। माय ग्रैंडफादर इज अ वॉर वेटरन ऑफ 62-71 वॉर्स। तो हमारे फैमिली में एक वो कल्चर था जो मेरे फादर ने भी अपनाया था, एंड ही ऑल्सो वेंट इन टू गवर्नमेंट। तो शुरू से ही था कि ठीक है, अभी कुछ भी करें, साइंस लेके पढ़ रहे हैं, 12th में इंजीनियरिंग कर रहे हैं अपने कॉलेज के लिए, बट कहीं ना कहीं एक फैसिनेशन था उस चीज़ में कि यूपीएससी करना है। और यूपीएससी से भी पहले ये तो पता नहीं था कि यूपीएससी क्या होता है, बट ये था कि बचपन से सुना हुआ था कि आईएएस के बारे में सुना था, आईएएस और आईएफएस का भी सुना था, फॉरेन सर्विस का। लाइफ में कुछ लोगों से भी मैं मिला हूँ जो फॉरेन सर्विस में थे, तो उनको देख के बड़ा इंस्पिरेशन सा आता था कि यू नो, बड़े सुहाव से, बड़े ग्लैमरस से लगते थे, एंड यहाँ पे देश की सेवा भी कर रहे थे। तो एक अट्रैक्शन वहीं पे बन गया था। तो ये मान लो स्कूल के टाइम से ही था, बट ये उस टाइम पे सर्च वर्च कर लिया था, पता लगा यूपीएससी के लिए एक डिग्री चाहिए होती है, 21 साल का एज चाहिए होता है।
तो ऐसा लगा कि चलो अभी तो कुछ भी करें, कॉलेज के बाद देखेंगे क्या करना है। सर ये तो एक ओवरव्यू हो गया। लेकिन ऐसा होता है ना कि अपन को एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि यूपीएससी कुछ इस टाइप से होगा, ऐसा अपन प्रिपेयर करके डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, वो प्रिपरेशन फेज तो अपन स्किप ही कर देते हैं। लेकिन असली में वही मेन जर्नी रहती है जो प्रिपरेशन का टाइम रहता है। आप जब आए तो वो ट्रांजिशन कैसा रहा, और प्रिपरेशन मतलब यूपीएससी का कैसा लगा आपको? तो जब आने से पहले जैसे कॉलेज में भी मैं था तो मैंने बुक्स कुछ मंगवा ली थी, बस गूगल में सर्च किया यूपीएससी के बुक्स, और उस टाइम पे आई थिंक मैग्रो ऑयल के कुछ 2 इतने बड़े-बड़े बुक्स आते थे जो बाद में पता चला कि इतना ज़्यादा हेल्प नहीं हो रहा है उससे। हम्म, तो वो 2 बुक्स लेके ऐसा लगता था कि बस बुक्स तो सामने ही पड़ी है, बस पढ़ना ही बाकी है, प्रिपरेशन तो यही है। हम्म, तब ये भी नहीं पता था ऑप्शनल क्या होता है, प्री इतना ज़्यादा डाइसी होता है, मेंस में 7 पेपर होते हैं, 2 कंपल्सरी होते हैं, ये सारी चीज़ें पता ही नहीं था। ऐसा लगता था कि, और बचपन से ऐसा लगता था कि यार थोड़ी जनरल नॉलेज भी है, थोड़े बहुत क्विज़ वगैरह जीत चुके हैं, correct, तो यूपीएससी में क्या होगा? मतलब यही सब पूछा जाएगा। हम्म, और घरवालों का भी थोड़ा बायस था कि यूपीएससी कर सकते हो तुम, भले ही ना पता हो कि यार सब्जेक्ट मैटर क्या है। सो आई वाज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट एंड ऑलवेज़ फेल्ट कि आई विल डू इट। हम्म, तो प्रिपरेशन में जब आया तो ये सोच के आया था कि एक अटेम्प्ट में तो हो जाएगा, ठीक है, 1 साल दे रहा हूँ, अभी तो 1 साल पढ़ के कौन-सा एग्ज़ाम है दुनिया में जो नहीं निकल सकता है। हम्म, इससे पहले भी हमने 6-6 महीने में निकाले हैं, 2-2 महीने में छोटे-छोटे एग्ज़ाम्स निकाले हैं। तो कभी वो चीज़ हम शुरू में ये गौज ही नहीं कर पाए कि दिस इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। यहाँ पे लोग सालों अपना बिता देते हैं, अपनी जवानी बिता देते हैं। हम्म, तो मे बी फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो नेगेटिव एग्जांपल्स कभी दिखे ही नहीं। हम्म, कभी कभार सुना था कि हाँ कलेक्टर बन रहा है क्या, इतना पढ़ रहा है, तो तब लगता था जोक है। बट वो बाद में पता चला जब प्रिपरेशन में हम आए कि एक सब्जेक्ट पढ़ने में ही 1 महीना लग जाएगा, और ऊपर से करंट अफेयर्स है जो हर महीने बदलता रहता है। सो वो ट्रांजिशन डिफिकल्ट था, नो डाउट। हम्म, ट्रांजिशन डिफिकल्ट था, उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट था वो रूटीन में लाना अपने दिमाग को, क्योंकि हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट, हमारी पढ़ाई की आदत चली जाती है। हाँ, वो 11-12 में थोड़ी बहुत रहती है, इंजीनियरिंग में लगता है, और स्पेशली इफ़ यू कम फ्रॉम अ ऑटोनोमस काइंड ऑफ अ कॉलेज जहाँ पे आप ही के प्रोफेसर आपके पेपर्स वगैरह चेक करेंगे, तो आपको पता है कि जैसे एनआईटीज आईआईटीज हो गए, तो आप थोड़े से हल्के हो जाते हो उस चीज़ में, correct, पढ़ाई में, कि लेट नाइट पढ़ के भी निकल जाते हैं। तो वो ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा था कि 9 घंटे 10 घंटे ये तो बैठना ही था ना, हम्म, नॉट बिकॉज कि पढ़ाई करना इतनी देर, बट बिकॉज यार सिलेबस भी तो इतना बड़ा है, 9-10 घंटे पढ़ूंगा तभी साल में निकलेगा। निकले, और प्लस प्रीलिम्स के लिए, हाँ मैंने जब स्टार्ट किया था मैं प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ता था, मेंस के लिए अलग पढ़ता था, एंड आई एम श्योर बहुत लोग ये हाँ, गलती करते हैं, हम्म, क्योंकि हमें लगता है प्री निकल जाए, मेंस तो ऐसे ही निकल जाएगा, मगर वो बहुत गलत चीज़ होती है। तो दैट ट्रांजिशन कमिंग इनटू प्रिपरेशन टुक अ लॉट। अगर आप अकेले रह रहे हो फिर तो और दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है, फिर कपड़े धोना, प्रेस करना, अपना बेड बनाना, ऑल ऑफ दिस थिंग्स फील लाइक दे आर पुशिंग यू बैक फ्रॉम योर प्रिपरेशन व्हेन दे आर एक्चुअली नॉट, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। फिर लगता था घर पे जाके पढ़ते हैं, हम्म, फिर शायद वो किसी के लिए हेल्पफुल होता है, मगर फिर घर पे और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। सो माय ट्रांजिशन इनटू दैट वाज डिफिकल्ट, टुक मी अ फ्यू मंथ्स, और आई बिलीव कि वो अंदर से वो मोटिवेशन तो ज़रूरी है, हम्म, और मोटिवेशन से ज़्यादा वो नीड ज़रूरी है कि आए हैं अब शर्मिंदा थोड़ी करना है खुद को, परिवार वालों को और अपने दोस्तों को जो हाई होप्स रखते हैं तुमसे। correct। तो ये एक ट्रांजिशन थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है। ये आपने अभी जो स्टोरी बताई ना, ऑलमोस्ट 99% लोगों की यही है कि पता ही नहीं था कि क्या करना है। तो जब आपका ये कोचिंग वगैरह, ये डिसीजन कैसे लिया ऑप्शनल वगैरह, कि खुद ही सर्च किया, फिर कोई मिल गया उनसे आपने गाइडेंस ली, या खुद ही सब सर्च किया? मैंने सर्च किया था, मेरे एक सीनियर थे, हम्म, मेरे कॉलेज के सीनियर थे, जो इकलौते सीनियर थे हमारे टाइम पे जिनका मैंने सुना था जो प्रिपरेशन में गए थे। हम्म, तो उस ज़माने में वो यहीं आसपास रहते थे, राजेंद्र नगर साइड में। उस ज़माने में मैं एक बार अपनी छुट्टियों में आया था, मैं 3rd ईयर में था तब। तो तब मैंने उनका माहौल देखा था, वो अच्छा, 3-4 लोगों के साथ रहते थे। मैंने पूछा कैसे पढ़ रहे हो? तब फर्स्ट टाइम मैंने वाजीराम का नाम सुना हाँ, हाँ, कि मैं वाजीराम बोल के एक जगह में पढ़ता हूँ। तो
मैंने मान लिया उस टाइम पे कि नहीं यार कोचिंग वोचिंग नहीं लेना है, हम्म, ठीक है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ऐसा था कि मैं कम्पिटिटिव एडवांटेज को समझता था शुरू से। आई यूज टू थिंक कि एक कोचिंग में अगर हम जाते हैं भले ही 50 लोग हो, मैं सोचता था टीचर मुझे पर्सनली कुछ अलग से नहीं पढ़ा रहा है। हम्म, सो और मैं लेजी भी हूँ, मुझे अलग से कुछ पढ़ना भी नहीं है, मुझे पढ़ा दो। और एंड आई सो कि कोचिंग में 50 बच्चे 100 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, टीचर वही चीज़ बता रहा है, हम वही चीज़ लिख रहे हैं, इंटरप्रिटेटिव वैल्यू उसकी बहुत लो है। हम्म, अगर उसमें लिख दे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 5 स्टेट से जा रहा है, तो वो बस बता रहा है, ये नहीं बता रहा भाई इसके नेमोनिक्स कैसे। अगर नेमोनिक्स भी बता रहा है हम्म, तो वो सबको बता रहा है, तो मेरा कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं रहा। हम्म, तो आई फ्रॉम द बिगिनिंग आई थॉट कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट कोचिंग, इट इज़ नेसेसरी, हम्म, क्योंकि यूपीएससी ने खुद तो बताया है नहीं कि कैसे पढ़ना है। correct, सो यू नीड दैट गाइडेंस। तो स्पेशली जो लोग आते हैं जिनके सीनियर्स नहीं हैं, जिनके फैमिली में कोई नहीं है जिन्होंने क्लियर किया, दे नीड दिस गाइडेंस। what they are getting, which place, that is a story for something else, right? So I took that help from that senior, and although I never went to that coaching, I realized the importance of it. Material बहुत था और हाँ, खुद पढ़ के ट्राई किया कि समझ में आ रहा है कि नहीं, और उससे पहले भी टेस्ट पेपर्स लेके बैठता था कि ये किसने कवर किया है, किसने नहीं कवर किया है। तो किसी किसी कोचिंग ने मैंने देखा जो कवर किया है, यूज टू गो एंड गेट देयर मटेरियल। शुरू में तो आई यूज टू बाय इट, अच्छा, ठीक है, नॉट फ्रॉम राजेंद्र नगर, हम्म, आई यूज टू बाय इट फ्रॉम देम, अच्छा, एंड लेटर ऑन आई रियलाइज दैट इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, ठीक है। आई टुक हेल्प, ठीक है। तो वो बाद में पता चला कि यार ये राजेंद्र नगर में ऐसे ही मिल सकता है, सब कुछ है। तो हाँ, ऐसा है, दैट्स व्हाट। बिगेस्ट प्रॉब्लम ही होता है ऑप्शनल वाला, वो भी तो लाइक कैसे आपने डिसाइड किया? ऑप्शनल का मेरे मेरे दिमाग में ज़्यादा इश्यूज नहीं थे। ऑप्शनल का ऐसा था क्योंकि मेरे को फॉरेन सर्विस की तरफ जाना था, अच्छा, और बिकॉज आई वांटेड टू गो टू फॉरेन सर्विस, तो मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट था आईआर में, और थोड़ी बहुत समझ भी थी। हम्म, फैमिली में भी लोग थे जो फॉरेन सर्विस में थे, तो उनसे बहुत बातें होती थी और पता भी चलता था कि अच्छा ऐसा काम होता है। तो फॉर मी इट वाज अ वेरी नेचुरल डिसीजन कि हम्म, PSIR लेना है, एंड आई नेवर रिग्रेटेड इट, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लगता था मेरे को, एंड बहुत नेचुरली पढ़ता था मैं। कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि यार नंबर नहीं आए हैं इस मीन्स में चेंज कर लेते हैं और समथिंग लाइक दैट। बट आई डिड हैव वन थिंग, एंड व्हेन आई हैड स्टार्टेड आउट, एक और चीज़ था दैट a lot of the rank ones were coming from PSIR or in the previous years. So it was a natural choice. बाहर भी किसी से पूछता था how is PSIR as an optional, people used to say यार बढ़िया choice है, ले लो, क्योंकि टॉपर्स आ रहे हैं, और सब्जेक्ट मैटर अगर तुम इंटरेस्टेड हो उसमें, तो इट इज़ वेरी रिलेटेबल विद द GS पोर्शन। सर PSIR के लिए कोई कोचिंग ली थी आपने? नहीं, मैंने PSIR उसके नहीं, लिए टेस्ट सीरीज के लिए मैंने ली थी, बट फाउंडेशन वगैरह मैंने कुछ नहीं लिया था। आई परचेज द नोट्स एंड आई जस्ट वेंट थ्रू द स्टैंडर्ड बुक्स फॉर इट। अदर देन दैट नथिंग, इट वाज प्योरली ऑन माय इंटरेस्ट, एंड बस टेस्ट सीरीज का ही लिया मतलब जीएस के लिए भी कोई कोचिंग नहीं, ऑप्शनल के लिए भी नहीं? था। नहीं, बट मॉड्यूल्स टाइप्स मैंने लिए थे, वो अच्छा। क्लासरूम वाले एक्सपीरियंसेस में मैं नहीं था। अच्छा, मॉड्यूल्स, हम्म। मॉड्यूल्स मतलब एक एक सब्जेक्ट है? एक एक सब्जेक्ट, अच्छा, जिसमें मेरे को दिक्कत आती थी हाँ। वैसे करके मैं लेता था। तो जैसे मान लो इकोनॉमी बिफोर प्रीलिम्स, मैंने इकोनॉमी के लिए ले लिया था, अच्छा, ठीक है। क्लासरूम वाला मैंने ऑप्ट नहीं किया, क्योंकि एक इट वाज लाइक अ कॉलेज कि डेली जाओ उसमें, और मैं जा नहीं पाता। इवन विद द मॉड्यूल्स आई कुडंट अटेंड, क्योंकि हमारे टाइम पे, मतलब हमारा मतलब दिस 2018 आई एम टॉकिंग अबाउट, तब ये कोविड वाला जो सीन था कि ऑफलाइन में आप बहुत कुछ कर सकते, ऑनलाइन में आप बहुत कुछ कर सकते, ये नहीं था, आपको फिजिकली जाना पड़ता। So I used to stay very far from राजेंद्र नगर। I used to stay RK पुरम साउथ दिल्ली साइड में, तो मेरे लिए डेली आना बहुत मुश्किल था। तो मैं मतलब इन्वेस्ट तो कर दिया था, अब थोड़ा गिल्ट के लिए आ जाता था एक आध दिन, बट उसके बियॉन्ड फिर लगता था जाओ आओ, थकान हो जाती है, फिर चाय Time पी waste लिया करना। कहीं पे, टाइम वेस्ट हो गया, दोस्त बन जाते हैं वहाँ पे, फिर फालतू का डिस्कशन स्टार्ट, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता था। बट ऑनलाइन जो चीज़ें थी वो मैं कर पाता था, जो पोस्ट कोविड ज़्यादा हुई है। और कहीं कहीं पे मैंने मेन से पहले क्रैश कोर्सेज लिए थे, ऑप्शनल के लिए लिए थे, तो वो प्योरली ऑनलाइन होते थे, तो वो हेल्प मिल जाती थी मेरे को। सर जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो काफ़ी स्पेशल होता है,
उसमें एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले एंजाइटी वगैरह होने लगती है, फिर ऐसा लगता है कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ और ये अटेम्प्ट ड्रॉप कर देना चाहिए। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्या एक्सपीरियंस था और मतलब आपको ये सेम चीज़ थॉट्स आए थे कि ड्रॉप कर देना चाहिए, और आए थे तो फिर आपने कैसे टैकल किया था उसे? सी मेरे ड्रॉप करने का थॉट आया नहीं था क्योंकि 1 साल हो गए थे। सो आई वाज़ वेटिंग फॉर दिस डे। आई वाज़ एंग्शियस अबाउट इट, बट आई वाज़ वेटिंग फॉर दिस डे कि कब आएगा। अब वो अलग बात है, प्रिपरेशन आई डिड नॉट नो हाउ ग्रेट आई वाज़ और समथिंग व्हिच आई फेल्ट आई वाज़ डिसेंटली प्रिपेयर्ड। एंड द ओनली थिंग आई वाज़ वरीड अबाउट कि यार उस दिन दिमाग काम करे। एंग्जाइटी तो बहुत होती है, ठीक है, एंड आई बिलीव देर आर अराउंड 6 to 7 फेजेस जब एंग्जाइटी हिट करती है इस प्रोसेस में। दैट आई एम अज्यूमिंग कि आपने प्री से लेके पूरा एंड तक देखा है, इंटरव्यू तक। पहला एंग्जाइटी आपको आएगा एग्जाम से पहले वाले दिन, दूसरा एंग्जाइटी आपको आएगा एग्जाम दे के आओ और आंसर कीज निकल गए, आंसर की चेक करते वक्त, दूसरा हो गया। तीसरा एंग्जाइटी आपको आएगा जिस दिन रिजल्ट निकल रहा है। चौथा, अगर मान लो आपका हो गया, चौथा एंग्जाइटी आपको आएगा मेन से पहले। सारे एग्जाम से पहले मान लेते हैं एक सिंगल एंग्जाइटी। पांचवा एंग्जाइटी आएगा आपको मेंस के रिजल्ट के दिन, और छठा एंग्जाइटी आपको आएगा अगर आपने मेंस क्लियर किया इंटरव्यू वाले दिन। बहुत हल्का एंग्जाइटी होता है इंटरव्यू, एटलीस्ट इन माय एक्सपीरियंस, बट इंटरव्यू के बाद जब फाइनल लिस्ट निकलती है वो आपका छठा या सातवां एंग्जाइटी होता है। एंग्जाइटी इज गोइंग टू बी देयर एंड दैट इज क्रिपलिंग एक पॉइंट पे। अगर जो इसको नहीं ले पाएगा उसके लिए ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। एंड आई हैव सीन मेनी स्कॉलर किड्स जो निकाल सकते हैं, अभी भी हैं वो प्रिपरेशन में, बट एंग्जाइटी गेट्स द बेस्ट ऑफ देम। तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, कमिंग बैक टू दैट, आई हैड दैट एंग्जाइटी। रात को नींद नहीं आती थी और सुबह एग्जाम में बैठने से पहले तक वो होती है, एंड देन यू जस्ट प्रे टू गॉड कि पेपर एक बार आ गया फिर एंग्जाइटी चली जाती है क्योंकि आपका डू और डाई मोड आ जाता है। तो वो एंग्जाइटी तो थी, बट माई एंग्जाइटी डिड नॉट लिमिट इटसेल्फ बिफोर द एग्जाम। मेरा एंग्जाइटी मेन स्टार्ट होता था एग्जाम देने के बाद, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मेरा एक प्री नहीं हुआ था इस एग्जैक्ट प्रॉब्लम के लिए। दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, 2019 या 19 था। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि आई वेंट टू द एग्जाम और आई हैड जस्ट कम फ्रेश फ्रॉम एन इंटरव्यू दे दिया था, 1-1.5 महीने बाद प्रीलिम्स था। और मैं आया, मैंने दिया एग्ज़ाम, पढ़ाई कर ली थी 1.5 महीने, जुनून आ गया था कि इंटरव्यू तक आए अब तो हो जाएगा। तो पहला जीएस दे दिया, और जीएस के बाद जो ब्रेक होता है तब मुझे एक मेरा फ्रेंड मिल गया, और वो इतना बुरा आदमी, वो बैठ गया कंपेयर करने के लिए, इस क्वेश्चन का तूने क्या आंसर दिया, उस क्वेश्चन का तूने क्या आंसर दिया। बस वही डिस्कशन में फंस गए, फोन निकाल दिया उसने, चेक करने लग गए। एंड देन आई वेंट फॉर द सीसैट में मैं नर्वस था, ठीक है। सीसैट में इशू नहीं था मेरे को, बट आई वॉज वेरी नर्वस, बट that could have been very bad. Although GS में I didn't clear it by 1 mark, और ठीक है वो, but मेरे को जब रिजल्ट आया था मुझे लगा पक्का सीसैट गया है, क्योंकि उसने इतना नर्वस कर दिया था। एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ सीसैट बिकमिंग सीसैट, कि एक पैराग्राफ 3 बार पढ़ के भी वो आंसर समझ में नहीं आ रहा, और टाइम लिमिट में, ठीक है, कि मैथ्स करके आओ तो भी नहीं बनेगी बात, आपको इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश भी ऐसा था कि आई एम नॉट बैड, ठीक है, मतलब पिछले वाले में तो दिक्कत नहीं हुई है कभी, हमेशा 100+ आए हैं सीसैट में, बट ये वाले में समझ में ही नहीं आ रहा था क्या लिखा हुआ है। तो या दैट एंग्जाइटी थिंग इज डेफिनेटली देयर, एंड इट इज देयर इन मेनी प्लेसेस, इट इज नॉट जस्ट बिफोर द एग्जाम। तो मतलब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कब था प्रीलिम्स का, कौन से साल? मेरा 18 में था। 18 में, तो मतलब 16-17 से ट्रांजिशन पीरियड में था प्रीलिम जो यूपीएससी 17 से मैं पढ़ने बैठ गया था। 17 में तो सीसैट भी बहुत टफ होने लगा था उसी पीरियड से। 17 मैंने देखा था। एक दूसरा होता है ना कि आप पुराने पेपर देखते हो तो आपको हलवा लगता है, ये तो ऐसे ही दे दूंगा। तो सीसैट में उतना लगा नहीं था, 18 में भी नहीं लगा था, ठीक है, हो गया था, 19 में लगा था। और फिर बीच में आई हैड अ कपल ऑफ गैप्स, 21 में आई थिंक आई डिडंट गिव, 20 आई गिव, तब सीसैट थोड़ा डिफिकल्ट था। इस पे हम बात कर रहे थे, आपकी एक यूनिक केस थी कि आपने 4 अटेम्प्ट दे दिए और आपने जब भी प्रीलिम्स क्रैक किया आपने इंटरव्यू तक आप गए।
तो ये प्रीलिम्स में कैसे प्रॉब्लम होता था जब आपने प्रीलिम्स आपकी क्रैक नहीं हुई, आपको क्या लगता था, क्या कमियां रहती थी तब? कमी ये थी कि एग्ज़ाम जो होता है ना प्रीलिम्स का, हम बहुत दिन तक प्रिपरेशन में इसको एक एग्ज़ाम की तरह सोचते हैं कि इट इज़ जस्ट अबाउट नॉलेज, हम्म, कि मैं जाऊँगा, मेरे से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, अगर मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, मैं आंसर दूँगा, निकल आऊँगा। दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम जो 99% स्टूडेंट्स प्रीलिम्स इसलिए नहीं क्लियर कर पाते हैं। आप भले ही एक्चुअली जो लोग जेईई वगैरह देते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम पता होती है। दैट्स व्हाई यू विल फाइंड मेनी आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस आर क्लियरिंग इट। प्री में उनको दिक्कत नहीं होती है। ये जो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट प्रीलिम्स इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हो, ठीक है, बीए एमए में, आपका पर्सपेक्टिव है कि यार मैं पढ़ाई करके जाऊंगा और आता है तो मैं करके आऊंगा। बट द इंजीनियर्स और इवन नीट गाइज एंड जेई पीपल जिन्होंने कंपिटिटिव एग्जाम का वो चीज देखा है, उनको पता है कि एवरी क्वेश्चन इज नॉट टू बी आंसर्ड। ठीक है, Okay. आपको टाइम का एक एस्पेक्ट देखना है, आपको रिस्क का एक एस्पेक्ट देखना है, आपको परसेंटेज का एक एस्पेक्ट देखना है। जो मेरे एक्सपीरियंस में क्या होता था ना, इवन दो आई एम एन इंजीनियर, मैं वो चीज को भूल जाता। आई यूज टू वैल्यू नॉलेज अबव एवरीथिंग एल्स, कि मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैंने टेस्ट सीरीज 80 टेस्ट सीरीज लगा के गया, ऐसा क्या है जो मुझे आता ही नहीं है। तो वहां पे मैं फेल कर गया था 2 बार, बिकॉज क्वेश्चन जब पूछा जाता है यूपीएससी स्पेशली, सम क्वेश्चंस आर नॉट मेंट टू बी आंसर्ड। ठीक है, बट वो ट्रैप्स होता है, उसी को हम ट्रैप्स कहते हैं ना। सम क्वेश्चंस आर नॉट मेंट टू बी आंसर्ड, और मैं बैठ के यहाँ पे 100 अटेम्प्ट करके आता था गट फीलिंग के ऊपर, और बाद में आगे पता चलता था कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला था ही नहीं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको आंसर दिया हुआ है, आंसर मतलब लिखा नहीं हुआ है, बट आपकी नॉलेज से आप अप्लाई कर सकते हो, वो पार्ट क्लियर होता था। बट जस्ट शॉर्ट ऑफ अ फ्यू थिंग्स मैं गलती करता था कि ज़्यादा अटेम्प्ट कर देता था, एंड इसीलिए जब मेरे प्री नहीं भी निकले, दे वर नॉट मोर देन 3 और 4 मार्क्स। तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन के लिए नहीं निकले, ऐसा हुआ है। तो यूनिक केस जो आप कह रहे हो वो इस रीजन के लिए कि कभी कभार ना ओवर कॉन्फिडेंस मान लो हो जाता है, या ऐसा लगता है ये क्वेश्चन मेरे को आता है, अभी कर देता हूं मैं। बट वो क्वेश्चन आप सही कर दोगे, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको वही आप लॉजिक लगाओगे कि वो वाला ऐसे लगाया था, ये वाला भी ऐसे लगाऊंगा। दैट इज द मिस्टेक। सर अभी आप एक चीज़ बोल रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा हलवा लगते हैं। वो ऐसा भी होता है ना कि हम पढ़ते रहते हैं तो जो भी बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स रहते हैं उसमें वो इंटीग्रेट हो जाते हैं क्वेश्चन जो पहले आए होते हैं और हाईलाइटेड रहते हैं, तो उसे मतलब टीचर्स भी स्ट्रेस दे के पढ़ाते हैं, तो वो नॉलेज में आ जाते हैं और इसलिए ईजी भी लगते हैं। स्टूडेंट्स कभी कई बार ऐसे मतलब धोखा खा जाते हैं कि PYQ करते हैं तो ईजी लगता है उन्हें, तो वो उस तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते पेपर को जिस तरीके से करना चाहिए PYQs को, और फिर जब पेपर आता है तो धोखा खा जाते हैं और फिर वहाँ एंजाइटी वहाँ स्टार्ट होती है कि पहले वाले तो इजी लग रहे थे, ये एकदम से नया एकदम टफ लग रहा है। तो इस चीज़ के लिए कैसे मेंटली प्रिपेयर्ड हो? देखिए, जैसे आपने बोला कि पुराने वाले इसीलिए इजी लगते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हम करते हैं उसी लाइन में कि ये आया था और ये पढ़ लेते हैं। एक चीज वी डोंट रियलाइज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, द सब्जेक्ट मैटर माइट बी डिफरेंट और द टॉपिक माइट बी डिफरेंट, लॉजिक इज द सेम एक्सेप्ट 2023 क्योंकि उसका पूरा पैटर्न ही अलग था। अदर देन दैट द लॉजिक इज द सेम व्हेन यूपीएससी इज आस्किंग इट। ठीक है, नंबर 1 लॉजिक इज हाउ डू यू परफॉर्म व्हेन यू आर गिवन अ गूगली। ठीक है, समथिंग हैज बीन इन द न्यूज, वो 2 स्टेटमेंट आपको पता है, तीसरा स्टेटमेंट आपको नहीं पता, आपको एजुकेशनल गेस लगाना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करते हो, यही गलती मैंने भी की थी क्योंकि मैं उसको कॉन्फिडेंस में आ गया था कि मेरे को तो नॉलेज है, मेरे तो पता है ये आंसर क्या है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आई हैव अ नॉलेज ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन, कि ये लॉजिकली क्यों पूछा जा रहा है मेरे से। न्यूज में है, ठीक है, वो एक हो सकता है, न्यूज में एक ये चीज आ रही है तो ठीक है, बट अदर देन दैट व्हाट इज बीइंग टेस्टेड फ्रॉम मी इन दिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और आप एक पैटर्न बिल्ड कर सकते हो इसमें। जैसे मैंने ये चीज़ किया था माई लास्ट अटेम्प्ट में, जब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था अपने प्रीलिम से पहले, बिकॉज मन में बनाया था कि ये लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, तब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ना लॉजिक देखा था ना, एंड आई टेल यू वन फनी थिंग दैट आई डिड।
मैंने अपने पेरेंट्स को वो क्वेश्चंस दिखाए थे। मैंने अपने पेरेंट्स को वो क्वेश्चन दिखाए थे एंड आई टोल्ड देम कि मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन का, अब आप मेरे को बताओ कि क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। एंड दे टोल्ड मी वन ऑफ दोज क्वेश्चन वाज 2020 में आया था, एक किसान क्रेडिट कार्ड वाला एक आया था, जिसमें आई थिंक एक था कि उसमें आप ट्रैक्टर भी खरीद सकते हो, ऐसा कुछ था, राइट? किसान क्रेडिट कार्ड से ट्रैक्टर खरीद सकते हो। मैंने अपनी मम्मी को वो पढ़ाया और मैंने बोला कि मम्मी आपको इन चारों में ये लॉजिक है कि एक किसान है, उसको क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, उससे ये चीज़ वो खरीद रहा है। मेरी मम्मी को वो चीज़ दिखी कि क्रेडिट कार्ड से कैसे कोई ट्रैक्टर खरीद सकता है, ये चीज़ मुझे शायद एग्जामिनेशन हॉल में नहीं दिखती। सो दिस इज वेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्चुअली हेल्प यू। लॉजिक आप वो इलॉजिकल स्टेटमेंट था, मगर लोग सोचते हैं किसान को दिया जा रहा है तो ट्रैक्टर तो एग्रीकल्चर में जरूरी है। अब फार्मर एम्पावरमेंट, फार्मर इनकम, ये वाली चीजें दिमाग में घूमती है क्योंकि हमने मेंस पढ़ा हुआ है। बट द लॉजिक इज दिस। सर आजकल तो जो फाइनेंशियल पॉडकास्ट चलते हैं उसमें बिल्डिंग खरीद रहे हैं क्रेडिट कार्ड से। तो हाँ, आजकल बट देखो एक किसान वाला जो है, या तुम भी सोच रहे हो किसान के पास, इंडिया वाला जो किसान है ही इज इम्पोवरिश्ड, तो उसको थोड़ी ना किसान क्रेडिट कार्ड में ट्रैक्टर मिलेगा। सो वो एक एग्जाम्पल था जो लॉजिक है। ऐसे 2-3 चीजों में आई शोड माई पेरेंट्स कि आप मेरे को बताओ डज इट साउंड करेक्ट टू यू। तो एक एवरेज नॉन यूपीएससी पर्सन अगर ये चीज को देख रहा है तो वी शुड ऑल्सो इन द एग्जामिनेशन हॉल स्विच ऑफ दैट स्विच कि हम पढ़ के आए हैं मेंस, हमने फार्मर एम्पावरमेंट के बारे में बहुत पढ़ा है, ओवर थिंकिंग। समटाइम्स यू नीड टू थिंक लाइक अ नॉर्मल पर्सन। जैसे मान लो लास्ट ईयर आया था एक इंडियन स्क्विरल का क्वेश्चन, कोई भी बुक उसने कवर नहीं किया है, ठीक है? आपने एनवायरनमेंट का पढ़ा होगा, नोबडी हैड कवर्ड इंडियन स्क्विरल, इट इज नॉट अ एंडेंजर्ड स्पीशीज। बट आप अगर नॉर्मल इंसान की तरह अगर सोचो, अगर मैं आपको इन जनरल पूछूं कि भाई तूने गिलहरी तो देखी होगी, कैसे उनके मतलब बच्चे, इज इट अ मैमल, डज इट गिव एग्स, कुछ ना कुछ ऐसा नॉर्मल एक आप लॉजिक से निकाल सकते हो। बट एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या सोचते हो, एंडेंजर्ड है कि नहीं, वल्नरेबल है कि नहीं, अच्छा अगर ये पेड़ पे रहता तो ये एंडेंजर्ड हो सकता है क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं। ये वाली फालतू की ओवर थिंकिंग आती है। दिस आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी डज इट, आई एम सेइंग आई वुड हैव डन इट। ठीक है, तो लास्ट अटेम्प्ट में अगर मतलब मेरे लास्ट जो मैंने दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मैंने ये चीज को देखा कि जो सिंपल लॉजिक है जो हमको उसका पतंगड़ बना देते हैं, ये क्या पूछे। दैट्स व्हाई इट बिकम्स ईजियर व्हेन वी स्टडी इट अ ईयर आफ्टर, बिकॉज देन आवर माइंड इज अ कॉमन मैन्स माइंड, नॉट लाइक एन एस्पिरेंट्स माइंड। ओके, तो मुझे एक बैक टू एक क्वेश्चन पे जाना था जहाँ पे आपने कहा था कि आईआईटी और एनआईटी वाले जो होते हैं उन्होंने प्रिपरेशन किया होता है ऑलरेडी, तो वो ज़्यादा क्रैक कर पाते हैं एग्जाम, मतलब वही प्रीलिम्स में, और या हमने कट ऑफ में भी देखा है यूपीएससी के बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं। ऑन द अदर हैंड बीए, बीएससी, बीकॉम वाले जो होते हैं वो ज़रा डिसएडवांटेज पे आते हैं। तो ये सेक्शन ऑफ जो एस्पिरेंट्स है वो ऐसा क्या करे कि उनके पार विद कि उनका भी उतना ही क्वालिफाइंग वगैरह रहे, या वैसे वो करे कि क्या कर सकते हैं वो? सी ऐसा नहीं है कि उनका पहले से ही कोई डिसएडवांटेज है, ठीक है, दे आर एट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। इंजीनियर्स का क्या होता है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स देके जाते हैं उनको थोड़ा सा ये बस पता होता है, एमसीक्यू वाला फंडा पता होता है। बट वही तो बैरियर है ना, पहले प्रीलिम्स वाला। मे बी ये जो ऑनर्स बैकग्राउंड के होते हैं उनका मेंस मतलब उन्होंने पढ़ा होता है, वो शायद अच्छा होगा, यहाँ पे वो फंस जाते थे। तो सेकंड थिंग थी सी सेट वाली जो अब यूपीएससी ने क्वालिफाइंग बनाई, अब पेपर रह गया फर्स्ट वाला, तो उसमें कैसे ये मतलब? देखो पहली बात जो है, मैं पहले भी ये बोल रहा था, स्टॉप थिंकिंग दैट नॉलेज इज द एंड गेम। ठीक है, नॉलेज एंड गेम होता तो हर 90% वाला निकाल लेता। सीट्स इतनी कम है, नॉलेज लेके क्या करोगे? ये तो हम मान सकते हैं ना कि अगर 900 सीट्स हैं तो 900 लोगों से ज्यादा लोग ही हैं जिनकी नॉलेज है। हाँ, तो अगर वो बीए से है, बीएससी किया है, एमए किया है, एमएससी किया है, इट्स नॉट दैट ही कांट क्लियर इट, इट्स जस्ट ही हैज टू रिवायर हिज थिंकिंग कि उसने यूनिवर्सिटी में जैसे एग्जाम्स दिए हैं वैसे एग्जाम्स यहाँ पे नहीं होंगे। एंड इवन दैट गोज फॉर इंजीनियर्स ऑल्सो, कि तुमने यूनिवर्सिटी में अपने कॉलेज में जैसे एग्जाम्स दिए वैसा नहीं होगा। बट जो इंजीनियर्स के रिस्क एपेटाइट हम बोलते हैं कि उनको, जो आपने कहा कि उनको पता है कि कितनी रिस्क लेनी है, कौन से चूज करनी है, वो हम कोप कैसे करें जो बाकी के बैकग्राउंड के उनको? रिस्क जो चीज है ना, वो नहीं भी है तो भी ठीक है, ठीक है। एवरी इंजीनियर डजंट क्लियर इट, एवरी आईआईटीएन डजंट क्लियर इट। कभी कभार वो रिस्क ही ज्यादा महंगा पड़ जाता है, ठीक है, ओवरडू कर जाता है।
But when it comes to humanities people, I have seen many of them clear it. But because they shed out that thing कि हम ऐसे पढ़ते थे, जैसे हम कहते हैं ना मेंस में पहले बोलते थे ह्यूमैनिटीज वाले पैराग्राफ्स में लिखते हैं, हाँ बट अब वो भी लिखते हैं पॉइंट्स में. हम्म तो दैट इज वन स्टेप. आज अगर कोई ह्यूमैनिटीज वाला भी क्लियर कर रहा है, एक्सेप्ट फॉर मे बी 1 or 2, एवरीबडी इज राइटिंग इन पॉइंट्स. प्रैक्टिकली तो एवरीबडी इज चेंजिंग देयर पैटर्न. ठीक है, तो प्रीलिम्स में भी दो सेम पीपल जिनको लगता है कि हमारा डिसएडवांटेज है, ऐसा कुछ डिसएडवांटेज नहीं है. इट्स जस्ट यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट. एन इंजीनियर इज ऑलरेडी थिंकिंग लाइक दैट. तो वही वो ठीक थिंकिंग है. हम लाइक उस थिंकिंग यही है कि आप पहली बात ये है, हटा दो कि इट्स अबाउट नॉलेज. स्ट्रेटेजिक हो जाओ कि कुछ क्वेश्चंस है नहीं करने, कुछ पढ़ना, कुछ चीजें नहीं पढ़नी है, कुछ चीजें नहीं अटेम्प्ट करनी है. Stop thinking that if I study everything, I will be able to answer things. Start working on your strategies. कि अगर कोई राइडर आ गया, कोई गूगली आ गया मेरे पास, how will I change it? ये प्रैक्टिस के ऊपर जाता है. अब आप पूछोगे कैसे वो प्रैक्टिस लाए. टेस्ट सीरीज आप दो, ब्लीड इन द बैटल. ठीक है, सॉरी, ब्लीड इन प्रैक्टिस और स्वेट इन प्रैक्टिस. ब्लीड लेस इन बैटल. तो प्रैक्टिस आप करो, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने आप को जान जाओ कि मैं 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ तो 50 राइट करता हूँ. ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को जानने के लिए. मैंने अपने टाइम पे एक एक्सेल बनाया हुआ था. तो ये चीज तो यार अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो आप भी कर सकते हो, कोई भी बैकग्राउंड हो आपका. स्ट्रैटेजी बनानी है, माइंडसेट को चेंज करना है. इस पे एक सब्स्टिट्यूट है जो यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स है यूपीएससी कोचिंग के, वो आजकल वो वीडियो लाते हैं ना कि ये क्वेश्चन से ये कैंसिल हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता. वो हेल्प कर सकते हैं कि ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता. एलिमिनेशन एलिमिनेशन वाले अलग अलग वो हेल्प. Except for 23 prelims, elimination is the golden rule of UPSC. मतलब वो हेल्प कर सकते हैं. हेल्प कर सकता है, हमेशा हेल्प करेगा. लेकिन वो ये प्रोमोट भी नहीं करते कि पढ़ाई इतनी ज़रूरी नहीं है, एक आप थोड़ा कॉमन सेंस लेके जाओ तो क्लियर कर सकता है कोई भी. आपको लग रहा है? प्री क्लियर कर सकता हाँ, है, अच्छा. मेंस नहीं कर सकता. मेंस की बात आती है सर, तो आपने जितनी बार मेन दिया है दोनों बार क्लियर किया ऑलमोस्ट. तो मतलब मेंस का जो क्रैक करके रखा था आपने, कोर के क्या लिखना है और कैसे लिखना है वो तरीका आपने सीख लिया था. क्या वैल्यूएबल इनसाइट्स है आपकी जो मतलब दूसरे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके काम आ सकती है मेंस से रिलेटेड? सो मैं जब मेंस लिखने गया था, एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है कॉन्फिडेंस. ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस क्यों आपको चाहिए? क्योंकि आपको पता है आपके साथ जितने भी 10,000 बंदे हैं, सबने सेम मटेरियल पढ़ा हुआ है, सबने सेम मटेरियल पढ़ा है, सबने सेम मैगजीन पढ़ी हुई है, सबने सेम साइट पे जाके सेम डेटा कोट करना है. इफ यू आर फ्रॉम PSIR you will know that in the optional the value of this scholar called C. Raja Mohan, everybody quotes him. He's a very renowned journalist, editor, Indian Express में आता है. आपको पता है कि यही आदमी है जो 100 में से 100 करेगा. You have to reverse think it कि if everybody is going to write the same thing, how am I going to stand out? ये चीज आपको पहले से करनी है. बिकॉज देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक क्वेश्चन आया मेंस में कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एग्रेरियन डिस्ट्रेस इन इंडिया, फट से सबके दिमाग में 5 पॉइंट आ जाएंगे. मेरे दिमाग में भी वही आएंगे. और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और ही पढ़ के आया हूं तो मैं 5 अलग बोलूंगा. हाउ यू प्रेजेंट दोज 5 पॉइंट्स इज व्हाट सेट्स यू अपार्ट. बिकॉज इफ यू राइट द सेम इंट्रोडक्शन एज एवरीबडी एल्स, एग्जामिनर को थोड़ा आप समझो. हु इज एन एग्जामिनर? एक वेटरन प्रोफेसर है, मुझे नहीं पता कौन होते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक प्रोफेसर ही होगा. एक वेटरन प्रोफेसर है जिनको हुज हैविंग नॉट अ लॉट ऑफ टाइम, ऐसे लिए लिया है, यूपीएससी ने दे दिया है काम, ही इज काइंड ऑफ बोर्ड. इतने पढ़ के, टाइम लिमिट भी है, 2 महीने में रिजल्ट निकालना है. ही इज बोर्ड, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होंगी उसकी. ठीक है, बच्चे तंग कर रहे हैं. यू हैव टू अज्यूम ऑल ऑफ दैट. एंड व्हेन यू अज्यूम, ये मैनिफेस्टेशन भी आप इसको कह सकते हो, इसको बैक ट्रैकिंग भी कह सकते हो. आपको अब सोचना है, पुटिंग योरसेल्फ एज दैट एग्जामिनर, यू हैव टू थिंक कि विच पेपर इज गोइंग टू ब्लो हिज माइंड. अच्छा, ब्लो हिज माइंड भी नहीं, जिसमें वो 1 सेकंड एक्स्ट्रा देगा. दैट 1 सेकंड एक्स्ट्रा ही तुमको चाहिए.
That is where presentation matters. That is where your introduction matters. That is where probably your फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर. तो मैंने जब मेंस दिया था, मैंने पहले एग्जामिनर की तरह सोचा था ये चीज़. ठीक है, इट्स नॉट समथिंग दैट मैंने ही सिर्फ किया था. दिस इज समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ टॉपर्स. ठीक है, जिन्होंने क्लियर किया, उन्होंने अपने टॉक्स में या किसी किसी से पर्सनली मैं मिला हूँ, उन्होंने मेरे को बोला है कि पुट योर सेल्फ इन हिज शूज. अगेन, जो चीज़ प्रीलिम्स में मैं करता हूँ, नॉलेज को ऊपर मत रखो, साइकोलॉजी को ऊपर रखो. नॉलेज को ऊपर रखोगे तो आपका पेपर टाइम ही नहीं देगा एग्जामिनर आपको. आप भले ही 2 पेज लिख के आए हो एग्रेरियन डिस्ट्रेस के ऊपर, आपने एम.एस. स्वामीनाथन को कोट कर दिया है, कमिटी रिकमेंडेशन सब लिखा है, उसने नहीं देखा तो आप क्या करोगे? आप इतना ही गेम लगा सकते हो कि उसने मेरा इंट्रोडक्शन देखा, बस फर्स्ट पेज देखा बस मेरा. इतना तो मैं अज्यूम करूंगा यूपीएससी विल मेक श्योर दे सी. इंट्रोडक्शन को गेम चेंजर बनाना है. फर्स्ट पेज हैज टू बी अ गेम चेंजर. जितना डायग्राम वायग्राम डालना है ना, उसी में डालो. फ्लो चार्ट्स वगैरह जो भी करना है उसी में डालो. योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट वन. एक भी नंबर एक्स्ट्रा मिल गए, वो इसीलिए मिलेंगे क्योंकि आपने कुछ डिफरेंट किया है. और मैं इसमें नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब 3-4 पेन लेके जाके ड्राइंग करो, नहीं. आई एम टेलिंग यू व्हाट माय पर्सनल एक्सपीरियंस हैज बीन. आई ऑलवेज यूज्ड टू मेक श्योर माय फर्स्ट पेज इज नीट एंड क्लीन. ठीक है, अंडरलाइन मैं करता था, मैं इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे लिखता था. ठीक है, एंड दैट इंट्रोडक्शन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस बिफोर हैंड, सो दैट व्हेन आई सी द क्वेश्चन आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट. ठीक है, सिलेबस लो यूपीएससी का, माइक्रो वाला, एक एक टॉपिक उठाओ. इट विल टेक यू 2 months. एक एक टॉपिक उठाओ. एक कॉपी मैंने बनाई थी इंट्रोडक्शन. एग्रीकल्चर अगर आ गया, मान लो एग्रीकल्चर एमएसपी पे आ गया, एमएसपी के ऊपर एक इंट्रोडक्शन मैंने पहले से रेडी कर लिया. एग्रेरियन डिस्ट्रेस के ऊपर, फार्मर सुसाइड के ऊपर, ठीक है, फार्म लॉस के ऊपर, ऐसे करके आई यूज्ड टू प्रैक्टिस. बट ये रिकॉल होते थे, लाइक हमने इतने किया है, रिकॉल कैसे सब करते? रिकॉल नहीं होंगे. यू हैव टू बेट ऑन ऑफ 60 to 70% ऑफ रिकॉलिंग. ठीक है, डेटा के साथ भी वही है, आपको बेट करना है. डेटा पे फेक इट टिल मेक इट काम करता है क्या? मतलब थोड़ा आसपास का डेटा ये कंट्रोवर्शियल तो है, तो इसीलिए अनलेस आई कैन कोट अ सोर्स मैं करता नहीं था, क्योंकि फिर से वही साइकोलॉजी यूज कर रहा हूँ. मैं एग्जामिनर हूँ, मेरे सामने तुमने लिख दिया 50% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड टुडे. मुझे पहले लगेगा मुझे पता ही नहीं है ये. आई डोंट नो इट, ही इज ट्राइंग टू ब्लफ मी. He is not going to give you the benefit of the doubt. He is not getting paid to give you the benefit of doubt. Right. He is getting paid to just check your answer. So don't expect that benefit of doubt कि यार मैंने डेटा भर के लिखा है बट मैंने सोर्स नहीं लिखा. डेटा वो लिखो जो पब्लिक डोमेन में बहुत फेमस है. बहुत फेमस डेटा है. जैसे मान लो एक एमएसपी का डेटा था कि 6 to 7% ही एक्सेस कर पाते हैं एमएसपी को. बहुत फेमस डेटा था. या आप कोट करो कि इस इकोनॉमिक सर्वे ने ये किया है, तब उसको लगेगा चलो इतना भी नहीं झुठला सकता इस चीज को. या वेरी क्लोज बाय इफ यू से समथिंग दैट, जैसे एक आया था कि 60% ऑफ ग्रेजुएट्स इन इंडिया आर लैकिंग स्किल्स और समथिंग लाइक दैट, राइट. ये बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पे आता है. या मान लो कि डिमोनेटाइजेशन के बाद 95% ऑफ द मनी एक्चुअली हैड रिटर्न. ये सबने पढ़ा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी. वहां पे आप वो लिख सकते हो विदाउट कोटिंग सोर्सेज. बट ब्लाइंडली आप करोगे, एंड स्पेशली इफ यू आर डूइंग इट इन एवरी क्वेश्चन, द एग्जामिनर इज गोइंग टू कैच योर ब्लफ. इंस्टेड ऑफ दैट, कमिटीज के रिक्वायरमेंट, कमिटीज के रिकमेंडेशंस आप लिख सकते हो, बिकॉज दोज विल बी मोर रिलेटेबल. मान लो एमएस स्वामीनाथन कमिटी ने बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ करना है, एग्रेरियन इंफ्रास्ट्रक्चर. हमने जो पढ़ा है उसमें नहीं है वो, बट वो है. इट्स अ ह्यूज रिकमेंडेशन. एग्जामिनर विल हैव टू गिव यू अ बेनिफिट ऑफ डाउट ओवर देयर, बिकॉज ही विल बी लाइक हाँ ये तो हो सकता है. बट अगर आप पूरा उल्टा चले जाओगे कि स्वामीनाथन कमेटी ने बोला था कि हर फार्मर को डायरेक्ट बेनिफिट से पैसा दो, दैट इज अ बिट एक्सट्रीम. सो थोड़ा सा वो देखना है आपको. सर जैसे अभी आपने बोला कि स्वेट मोर इन प्रैक्टिस सो दैट यू ब्लीड लेस इन बैटल. सो इसके लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस रहती है जो डेली, फिर फुल लेंथ वाला, ये सब बहुत ज़रूरी होता है मेंस की प्रिपरेशन के लिए. लेकिन आंसर राइटिंग बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब स्पेशली स्टार्ट करना कि एक आंसर लिखने में भी इतना टाइम लगता है और वो पहला आंसर कंप्लीट होता ही नहीं कभी. जैसे तैसे कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है.
फिर जब मेंस की सच में टाइम आता है तो एक दिन में 2 पेपर होते हैं और जो 3 दिन रहते हैं उसमें 5 पेपर रहते हैं, जो स्टार्टिंग के ऐसे और जीएस 1 से 4 तक। तो इस चीज़ के लिए कैसे रेडी हो और कैसे आंसर राइटिंग करें जब आप मतलब तैयारी कर रहे हो उस वक्त? मेंस के लिए, हाँ। द डे ऑफ द मेंस, उसके पहले मतलब। मेंस की तैयारी, हाँ। मतलब द 20 क्वेश्चंस दैट यू हाँ। हैव टू डू। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लोगे तो वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं, यू वोंट बिलीव इट, मैं कभी 3 घंटे में मैंने प्रैक्टिस पेपर दे ही नहीं पाया हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि वो एक अंडरस्टैंडिंग मेरी थी कि मैं प्रेशर में जब हूँ तब तो करना ही पड़ेगा, बट इन प्रैक्टिस 3 घंटे, 3.5 घंटे बीच में ब्रेक ले लिया, पानी पीने चले गए, ठीक है, फोन देख लिया, ये होता था मेरे साथ, बहुतों के साथ होता है। एंड तो मेरे लिए क्या होता था, जब मैं प्रैक्टिस करता था इस चीज़ को, आई यूज टू फील लाइक कि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बेस्ट फॉर्म में हूँ, ये एज्यूम कर देना है। अब पेपर देख के डरना नहीं है कि प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि यार ये आता नहीं है, मैं क्यों टेस्ट दे रहा हूँ, ये मैं लिख देता था। फर्स्ट आंसर में दिक्कत होती थी तो मैं वो आंसर चूज करता था जो मुझे सबसे अच्छा पता है। इट्स अबाउट गेटिंग योर इंजन्स इन पावर। ठीक है, 16th क्वेश्चन आता है बस पूरे पेपर में, लेट्स जस्ट अज्यूम प्रैक्टिस में 16 से स्टार्ट करो, धीरे धीरे उससे ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, टाइम का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि ये मैंने इतनी जल्दी कर लिया, अरे 7 मिनट में खत्म हो गया, चलो नेक्स्ट पकड़ते हैं। कुछ ना कुछ तो आएगा ही आपके दिमाग में। इफ यू आर सिटिंग फॉर मेंस, आई डाउट एनीबडी विल बी देयर जिसको 20 में से एटलीस्ट 12 से 13 क्वेश्चन उसको नहीं पता होंगे। बाकी आर्ट इज अ गेम, ठीक है, और वो सबके लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, कमिंग टू द डे ऑफ द एग्जाम, जो आपने बोला 3 और 3, वो मुझे पता है मैं वो रेप्लिकेट नहीं कर पाऊंगा घर पे बैठ के, सुबह 3 घंटे शाम को 3 घंटे, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। घर इज टू मच डिस्ट्रैक्शन, लाइब्रेरी में भी टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस, जब तक, और वो सेंस का ऑफ डिसिप्लिन नहीं है मेरे में। वो डू और डाई में परफॉर्म कर। हाँ, वो मतलब प्रैक्टिस में वो वाला परसेप्शन आता ही नहीं है कि 3 घंटे बैठे रहना है, नहीं बैठे ही रहना है, क्योंकि आपके माइंड में पता है ये प्रैक्टिस टेस्ट ही है। आपके माइंड में और चीज़ें घूमेंगी कि ये जो इवेल्युएट करेगा वो भी कोई एस्पिरेंट ही होगा, उसको क्या पता, मैं अच्छा भी लिखूं वो नंबर गलत देगा मेरे को। ये बायसेस मेरे माइंड में, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, आई नो अबाउट मी एंड अ फ्यू अदर पीपल एज वेल। तो वो प्रेशर जब तक नहीं फील होता तब तक वो 3 घंटे तो बैठ जाता था कभी कभार, बट 3-3-6 मैंने कभी नहीं कर पाया हूँ, इवन दो लॉट ऑफ पीपल सजेस्टेड। सो मैंने गैम्बल कर दिया वो कि मेंस के दिन ही, और मेंस के दिन ब्रेन आपका ऑटोमेटिक काम करता है, और प्रे टू गॉड की थकान ना हो, और हालांकि होती नहीं है, थकान होती है जब आपको पता है कि नहीं हो रहा है, अब क्यों आया हूँ मैं देने, घर ही चला जाता हूँ। सो माई माइंड सेट वॉज दैट, एंड एक्चुअली थकान भी होती है पता है किस दिन, द सेकेंड डे, क्योंकि आपको नींद नहीं आती है, आप टायर्ड होते हो, 2 पेपर सुबह दे के आए हो, फिर आपको जाना होता है, सेंटर दूर है तो ऐसा लगता है घर जा ही क्यों रहा हूँ, यहीं रुक जाता हूँ। तो वो एक फंडा रहता है, बट इट्स अबाउट वही है, कॉन्फिडेंट आपको रहना पड़ेगा कि मुझे क्लियर करना है। और मैं पढ़ के इतना आया हूँ, आई नो 4 लोग मेरे बगल में जो हैं वो मेरी तरह आंसर नहीं लिख रहे हैं, कंटेंट शायद सेम लिख रहे हैं, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, ठीक है, द वे आई एम प्रेजेंटिंग द आंसर्स, द इंट्रोडक्शन आई एम राइटिंग, आई नो नोबडी कैन राइट दैट। ये वाला कॉन्फिडेंस आपको चाहिए। इसीलिए व्हेन आई से स्वेट इन प्रैक्टिस, दिस इज व्हाट आई मीन, अपने प्रिपरेशन में ये चीजें करो, पहले से ही सोच लो 10,000 लोग जो नहीं कर रहे हैं इस पॉइंट पे, आप कर रहे हो वो चीज। और अभी तो वो और ज्यादा सिंपल भी हो गया है, आप गूगल पे एआई वगैरह आ गया है, बोलो एआई को 2 लाइन में एक इंट्रोडक्शन लिख के दो मेरे को इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट दैट गुड विद माई आर्टिकुलेशन या इंग्लिश, जो भी है, कॉपी करो, रट लो उसको। ऐसा नहीं है कि हर एक में अलग अलग करना है। अगर इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में मैं बोल रहा हूँ, एक मेन इंट्रोडक्शन तो याद कर ही सकते हो, बट वो फाड़ू होगा, और एग्जामिनर देख के लगे कि यार इससे पहले के 10 तो एक ही चीज लिख रहे थे कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे इंडिया एग्रेरियन डिस्ट्रेस, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो या दैट्स द गेम। Mock interviews are nothing but content. You are getting, the content is actually walking to you in a suit and a tie. All you have to do is record him.
Right. तो क्वेश्चन भी भाई आप सोचो ना, आपसे सीरियस होगा कि वो जो वायरल वाले होंगे, आपने देखे होंगे रील्स वगैरह, लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली थिंक दोज आर द रियल इंटरव्यू। ही वाज वेरी फेमस फॉर दीज एब्सर्ड क्वेश्चन। मैं बैठा है, मेरे से पूछा कि कैसे आए हो तुम यहाँ तक, तो मैंने ऑनेस्टली बोला मैं ऑटो से आया। ठीक है, क्योंकि उबर में मेरे को फेथ नहीं था, ऑटो वाले पे था। एक दिन पहले मैंने सेट कर दिया था, भैया आप आ जाना। तो ऑटो से आया, तो कहते हैं उस ऑटो वाले का क्या कंट्रीब्यूशन है देश को। मेरा एक फ्रेंड था, उसने ये गलती की थी, एक पर्टिकुलर बोर्ड मेंबर थे, उनका टेबल यहाँ था और एंट्री यहाँ से थी, तो वो पूरा नीचे देख के ऐसे करके उसने विश कर दिया, एंड ही वाज विशिंग द वॉल एंड देन ही लुक्ड अराउंड। सिली लगा उसको। लास्ट इंटरव्यू में मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एंड दिस वाज अ वेरी सीरियस लुकिंग मैन, एंड ही वाज लाइक कि आप आईएएस ऑफिसर हो, यू आर एन आईएएस ऑफिसर, एंड बाय फेट यू हैव बीन गिवन सम मनी, एंड वुड यू इन्वेस्टेड इन द स्पेस प्रोग्राम। और पहली बात तो इट्स इलॉजिकल, आईएएस ऑफिसर के पास वो नहीं रहता है पावर, बट ही स्टिल सेड इट कि वुड यू इन्वेस्टेड इन द स्पेस प्रोग्राम और वुड यू इन्वेस्टेड इन अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू समबडी एलिजिबल। आपसे पूछा गया कि ट्राइबल एसिमिलेशन होनी चाहिए कि नहीं, उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए कि नहीं। स्टॉप टेकिंग ब्लैक एंड व्हाइट अप्रोचेस, पीपल टेक ब्लैक एंड व्हाइट अप्रोचेस। अब आपका जब इंटरव्यू हुआ उसके बाद जो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन रहता है उसमें लगता ही है कि जैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत है तो लिस्ट में नाम होगा ऐसा लगता है। काफ़ी लोगों को सेम फीलिंग आती है लेकिन नहीं होता लिस्ट में नाम। तो जो फेलियर है उसे कैसे हैंडल करते हैं और कैसे लेते हैं? आई एम थैंकफुल कि मैं उस जनरेशन से हूँ, द जनरेशन मतलब 3-4 साल पहले से मैंने जब हु डजंट कंज्यूम दैट मोटिवेशनल बुलशिट कि यार करो, कुरुक्षेत्र का युद्ध है, अर्जुन को क्या बोला था। यार लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। आपको जिस दिन आपका नाम नहीं दिखेगा ना, नहीं याद आएंगे श्री कृष्ण, नहीं याद आएंगे अर्जुन ने क्या किया था। नोबडी एस्पायर्स टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर का रोल इतना ज्यादा वो नहीं है। पीपल आर आइदर कमिंग फॉर पावर या उनके अलग ही इंटेंशंस है, मनी, पावर, प्रेस्टीज, मनी, या घर वाले मेरे ये करेंगे, या फिर भाई ट्रैफिक में कभी किसी ने पकड़ा तो मैं अपना दिखा सकता हूँ। मर तो नहीं जाओगे ना, 6 अटेम्प्ट है, 6 अटेम्प्ट नहीं हुए तो कुछ तो करोगे ना। तो वही अभी से सोच लो कि जो साइकिल है ना, ये 1 साल का, ये बहुत मेंटली डिप्लीटिंग है। ये जो एक्सपेक्टेशन आप बिल्ड करते हो ओवर द एंटायर ईयर, पेरेंट्स हैव टू रियलाइज दिस थिंग दैट आपका बच्चा बहुत स्मार्ट है, ठीक है। अगर उसने प्री क्लियर किया 2-3 बार, बहुत स्मार्ट है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट इफ यू आर क्लियरिंग प्री। बट पेरेंट्स हैव टू आल्सो रियलाइज दैट देयर इज अ लिमिट टू देयर सन और डॉटर। देयर इज आल्सो अ लक फैक्टर। दूसरी चीज है, स्टॉप ट्रीटिंग पीपल लाइक बच्चे। लाइक बहुत लोग आते हैं, आई हैव हर्ड इंटरव्यूज ऑफ मेनी फैकल्टी मेंबर्स, बच्चे को ये पढ़ा। अरे वो बच्चा नहीं है यार, वो बीटेक करके आया है, बीएससी करके आया है, एमए करके आया है, पीएचडी करके आया है, इज अ फुल ब्लोन एडल्ट। डोंट इन्फेंटिसाइज हिम। और वो भी सोचेगा चलो मेरे को तो बच्चा बोला, मैं स्टूडेंट ही हूँ, मैं तो एग्जाम ही दे रहा हूँ। यू आर एन अडल्ट एंड यू नीड टू टेक द डिसीजन। अगर आप यूपीएससी में आ रहे हो, आपको पता होना चाहिए क्यों आ रहे हो।